वर्णमाला के बाद हम उच्चारण स्थान, संधि और समास इन चैप्टरों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले जानते हैं आज पहला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला क्या है ये समझ लेते हैं। हमने लिखा है कि हिंदी वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण क्या है? यानी जैसे आप जानते हैं छोटा से क्या तक जो अक्षर है उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटा गया। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? दो। नंबर एक कौन सा आता है? नंबर एक आता है बच्चों स्वर, और नंबर दो आता है बच्चों क्या? व्यंजन। तो पहला नंबर आपने जाना कि वर्णमाला क्या है, तो हिंदी वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने भेद बच्चों? दो भेद। नंबर एक कौन सा? स्वर, और नंबर दो व्यंजन। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर तो हमने लिखा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर। फिर से देखो बच्चों, स्वर समझना जरूरी है। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि छोटा आ। अब बताओ, छोटा आ कहने पर मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, न तो मुझे किसी और की सहायता करी। लेकिन अगर आप कहना हो का, खा, अगर आप का बोलोगे बच्चे तो का में हलंत लगाओगे तो क्या निकलेगा? आ निकलेगा। तो आधा जो का है, ये जो हलंत लगा आधा का, को ही व्यंजन कहते हैं और शुद्ध व्यंजन कहते हैं। और इसमें से क्या निकला? आ निकला। आ क्या है? स्वर है। तो आपने जाना कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो स्वर कहलाते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बच्चों स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। लेकिन संस्कृत में कितनी है? 9। तो हिंदी में हम चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आप जानते हैं कौन कौन सा है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कितने हुए? 11। 11 सब कौन कौन से बच्चों? फिर से एक बार देख लीजिए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कुल मिलाकर कितने स्वर हुए? 11। अब देखो बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि स्वर के भेद कितने हैं। तो सबसे पहले हम स्वर का भेद किसके अनुसार जानेंगे? उच्चारण के, यानी उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण के अनुसार जो स्वर के भेद होते हैं वो मूलतः बच्चा कितने होते हैं? 3। मुख्य रूप से कितने भैया? 3 भेद। किसके भैया? स्वर के। किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार स्वर के मुख्यतः 3 भेद। 3 यहां पर लिखा है 3। नंबर 1 हरस्व स्वर। हरस्व स्वर को ही बच्चों हम लोग कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। नंबर 2 कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। और नंबर 3 कौन सा आता है? प्लुत स्वर। तो एक बार इतना फिर आपको बता देते, फिर आगे हम बताते हैं कि उच्चारण के आधार पर तीनों भेद की व्याख्या। तो वर्णमाला क्या था? हिंदी वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 आता है स्वर, नंबर 2 आता है व्यंजन। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या बच्चों कितना है? तो 11 है। ठीक। अब आगे आता है कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद। हर्ष स्वर जिसको मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आगे देखते हैं कि ये मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है। कौन सा था? नंबर 1 था आपका मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर।
अब देखो, मूल स्वर को और क्या कहते हैं बच्चों? एक मात्रिक। एक मात्रिक का मतलब हुआ जिसकी मात्रा एक हो, उसी को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। जिसकी मात्रा एक हो उसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर। अब मूल स्वर में कौन कौन आते हैं? तो हिंदी में 4 हैं जिनकी मात्रा एक होती है। तो नंबर 1 छोटा, नंबर 2 हो जाता है बड़ा, और नंबर 3 हो जाता है छोटी, और नंबर 4 हो जाता है आपका क्या भैया? छोटा। ये आते हैं आपके 4 क्या हैं? ये 4 आपके हैं मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल स्वर। तो मूल स्वर को क्या कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर। याद रखना, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं जिसकी मात्रा एक हो। तो जैसे हो गया छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा हो, ये आपके हो जाते हैं कौन से स्वर? मूल स्वर, जिसको कहते हैं ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। नंबर 2 पर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है बच्चों? ये जान लेते हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। जिसकी मात्रा 2 हो तो उसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर जिसकी मात्राएं कितनी हो? 2। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। बाकी जो मूल स्वर है उनके अलावा जितने सब द्विमात्रिक स्वर है। बड़ी हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आप क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यानी और आपको क्या बचता है? ए हो जाएगा और ऐ, ये हो जाएगा। याद रहे लेकिन कि द्विमात्रिक स्वर में 4 वर्ण जो हैं उनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर अगर आप जानना चाहो तो कौन कौन से हो सकते हैं? ओ हो सकते हैं, औ हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ऐ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 स्वरों के मिलने से बने। जब 2 स्वर मिलाए जाते हैं तो उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बड़ी, बड़ाऊ, ओ, औ, ए, ऐ, ये आपके कहलाते हैं द्विमात्रिक स्वर। और इसमें ये भी याद रखना है आपको, इसी को हम लोग, इसमें संयुक्त स्वर भी आते हैं। अब आगे जान लेते हैं। तीसरा नंबर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपको जानना है, ये संस्कृत में भी ऐसे होते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर, इनको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक। जिनकी मात्रा कितनी हो? 3 हो, इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एस आकार की आकृति रहती है, जिसे आप लोग लिखते हैं ओम। ओम देखे है ना? ओम में जो लिखा रहता है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। याद रहे, जिसकी मात्रा 3 हो वो त्रिमात्रिक स्वर, जिसकी मात्रा 2 हो द्विमात्रिक स्वर, जिसकी मात्रा 1 हो एक मात्रिक स्वर। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमने आपको अभी बताया था कि 4 होते हैं, तो जान लेते हैं कौन से हैं वो संयुक्त स्वर 4। तो संयुक्त स्वर में नंबर 1, तो पहला नंबर छोटा आ, और किससे मिलकर बने? छोटा आ, ए बनाना है आपको। ए, ऐ, ओ है कौन कौन? पहले जान लो। यानी आपके हो जाएंगे, ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये आपके जो 4 हैं, इन 4 को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन 4 को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर किससे किससे मिलकर बना है? तो पहला छोटा आ और ई से मिलकर बनता है ए। क्या बनता है? ए। और याद रहे, आ और ए से मिलकर बनता है ऐ। ये इससे मिलकर बन जाता है। और आगे छोटा आ और धन ऊ से मिलकर बनता है ओ, लेकिन छोटा आ और धन ओ से मिलकर बनता है क्या? बनता है औ। तो कितने हो गए ये? 4। ये बनते किससे ये आपको बताना जरूरी था। फिर से देख लेते हैं।
संयुक्त स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ऐ का निर्माण ए का, ऐ का, ओ का, औ का निर्माण होता कैसे है? छोटा आ और छोटी ई। जब याद रखना बात, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। बच्चों अब आगे देखो, जब छोटा आ और छोटी ई मिलता है तब बनता है ए। याद रखना, फिर छोटा आ में जब हम ए जोड़ते हैं बच्चों तब बनता है ऐ, और जब छोटा आ में हम लोग ऊ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ओ। और जब छोटा आ में ओ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? औ। तो कंप्लीट हो गया होगा, हम समझते हैं आपको इस संयुक्त स्वर समझ में आपको आया होगा। आगे देखो, ये किसके आधार पर हमने बताया था? उच्चारण के आधार पर। अब देखो जिह्वा या जीभ के आधार पर, जीभ जिसको जिह्वा कहते हैं, जीभ के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, तो स्वरों के जीभ के आधार पर कितने होते हैं ये जान लो। जीभ के आधार पर जो जिह्वा द्वारा बोला जाए तो याद रखना 3 होते हैं। 3 होते कौन कौन है? नंबर 1 जिसको कहते हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा आता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब इसकी बहुत बढ़िया हम आपको तरीका भी बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि अग्रस्वर क्या है बच्चों, मध्य स्वर क्या है और पश्च स्वर। तो पहले कंफर्म कर लो कि जीभ के आधार पर या जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद? तो स्वर के होते हैं बच्चों कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? 3। नंबर 1 पर आता है अग्रस्वर, नंबर 2 पर आता है मध्य स्वर और नंबर 3 पर आता है पश्च स्वर। अब देखो कैसे जानोगे। अग्रस्वर में क्या क्या आता जान लो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी बड़ी, ये हो जाता है। और आपका आ जाता है ए, ऐ, ये आ जाता है। मध्य स्वर में केवल छोटा होता है, केवल छोटा। और पश्च स्वर में होता है बड़ा आ, और होता है ओ, और होता है औ, और होता है उ, और होता है बड़ा उ। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसका बढ़िया तरीका भी आपको बताते हैं, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन पहले जान लो अग्र स्वर में 4 आते हैं भैया, छोटी बड़ी ए, ऐ। मध्य स्वर में केवल एक आता है छोटा, और पश्च स्वर में आते हैं बड़ा ओ, और छोटा ओ, बड़ा ओ। बढ़िया तरीका देखो क्या बताते हैं हम आपको याद करने का। एक नोट याद रखे रहना, पहले ध्यान से देख लो, यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, आगे नोट देखिए, बढ़िया नोट है। आप अग्रस्वर मध्य स्वर कभी नहीं भूलोगे, ध्यान दीजिए। आओ, बढ़िया तरीका है। आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आपको, आपको, आ लिखा है आ, आपको छोड़ो, बीचे बीचे, आपको कहाँ छोड़ना है? बीचे बीचे। अब इससे क्या याद होगा कि आप जीभ के आधार पर कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे कि कौन अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, कौन पश्च स्वर। देखो तो कैसे जानोगे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे। देखो कैसे। आओ, आओ में क्या छुपा है? बड़ा, बहुत बढ़िया। और क्या छुपा है बच्चों? ओ। और ओ का दीर्घ स्वर क्या होता है? औ होता है भाई, ओ का औ होता है दीर्घ स्वर। तो आओ में क्या मिल गया? बड़ा मिल गया और ओ मिल गया, और ओ का समरूप क्या मिल गया? बड़ा ओ। अब आगे देखो, उल्लू में क्या मिला? ऊ मिला, और ऊ का दीर्घ क्या होता है? बड़ा ऊ। लेकिन आगे बात देखो क्या छुपा? पीछे, पीछे का मतलब पश्च, पश्च होता है, तो ये पश्च हो गया।
यानी बड़ा ओ और बड़ा ओ, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो, यानी बात चल रही थी, ये नोट हम जो आपको बता रहे थे, जीव क्या था, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब देखो कैसे, अब स्वर में हम आपको बता दो, बात यहां नोट पे कर रहे थे, यानी बड़ा और ओ, याद रखना छोटा आ का दीर्घ बड़ा, छोटा ओ के दीर्घ, चलो भी अभी बता देते हैं, पहले यहां ध्यान दीजिए। लेकिन बड़ा आ का, यानी यहां बड़ा आ गया, ओ हो गया, ओ का दीर्घ होता है औ। अब आगे उल्लू में क्या मिल रहा है, उल्लू में आप देख रहे हैं छोटा ऊ, और चाहो यहां से भी बड़ा ऊ ले सकते हैं, लेकिन यहीं से समझिए छोटा ऊ का दीर्घ हो जाएगा बड़ा ऊ। तो कितने मिल गए, 2 2 4 5। पीछे का मतलब होता है पश, पीछे का मतलब क्या होता है, पश हो गया। आगे क्या कह रहा, आपको छोड़ो बीचे बीचे, आपको छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे का मतलब होता है मध्य, तो देखो हमने आपको कहां छोड़ दिया, बीचे बीचे, तो ये क्या कहलाएगा, मध्य स्वर। अब आपको हमने स्वर कितने बताए थे, 11। अब 11 स्वर कौन कौन बताए थे, एक बार फिर से लिख लो, छोटा, बड़ा, छोटी ई, और क्या था, बड़ी ई, और क्या था, छोटा ऊ, और क्या था, बड़ा ऊ, और क्या था, ए, और क्या था, ऐ, और क्या था, ओ, और क्या था, औ। ये था ना। अब देखो, अब इसमें आपने क्या क्या देख लिया, देख लीजिए। तो इसका मतलब वो आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे, तो जो पीछे 5 हो गए, यानी यहाँ पर 5 स्वर ऐसे हैं जो पश्च स्वर हैं, अब एक हो गया कौन सा, मध्य स्वर, तो 5 एक कितना हुआ, 6। बाकी जो बचेंगे वो ऑटोमेटिक इसमें चले जाएंगे अग्र में, यानी बड़ी छोटी बड़ी ए ऐ, एक और बचता है कौन सा, इसमें री लिख लीजिएगा, री भी हो जाता है। संस्कृत पढ़ते तो लिरी हो जाता, यहाँ री और संस्कृत में री और लिरी दोनों होता है। तो ये वाला उम्मीद करते हैं याद रहेगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे। इसको मत याद करो, अग्र नहीं याद करना है आपको, तो मध्य पश्च याद करना है। स्वर 11 होते हैं, ये याद रहे, 11 स्वर में आपको याद रहे, जब पश्च और मध्य पता चल जाए, जो कुछ बचेगा स्वर में वो सब किसमें चला जाएगा, अग्र में। याद कैसे करोगे, तरीका है, आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे, लेकिन याद रहे किसके आधार पर, जिह्वा और जीभ के आधार पर स्वर के वेद, नहीं गलत कर दे। अब आगे देखो, एक बार फिर से समझ लो, बड़ा हो गया, फिर ओ हो गया, ओ का दीर्घ औ हो गया, अब ओ का दीर्घ क्या हो जाएगा, बड़ा ओ, पीछे का मतलब होता है पश्च, इसलिए हमने पश्च में लिख दिया। अब कह रहा बीचे बीचे, तो बीचे का मतलब होता है मध्य स्वर, आ हो गया। बाकी स्वर में जो बचेगा वो किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा अग्र स्वर में। आगे चलते हैं भैया, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको जरूर बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर, कि व्यंजन क्या है ये जानना जरूरी है। तो हमेशा याद रखे रहना भैया नोट, अब आगे चलते हैं हम व्यंजन की ओर। व्यंजन, व्यंजन, तो व्यंजन में बात जानना जरूरी है। पहला नंबर एक नोट याद रखिए, व्यंजन में आपको नोट याद रखना है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, याद रहे भैया, बोले जाते हैं। तो बात याद रखना था कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपको स्वर और व्यंजन में कंफ्यूजन हो रही है तो एक बढ़िया कहानी हम आपको बताते हैं, कभी नहीं भूलोगे। स्वर और व्यंजन, पहले वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन। स्वर क्या है, जो वर्ण किसी की सहायता से ना बोले जाएं, किसी की मदद ना पड़े, वही कहलाते हैं स्वर।
अब समझो कैसे, कहानी समझा देते हैं। स्वर क्या है और व्यंजन क्या, नहीं भूल जाओ। स्वर और व्यंजन कभी नहीं भूलना है आपको। तरीका क्या वो देखो। एक गांव में एक बार की कहानी बता रहा हूं जिससे आप स्वर व्यंजन भूलोगे नहीं। एक गांव में दो घर थे। ये घर नंबर मान लो भैया पहला है, ये घर नंबर क्या है पहला है, और ये घर नंबर भैया क्या है दूसरा है। ठीक, अब ये दूसरा नंबर हो गया, ये आपका घर। मैं आपको स्वर और व्यंजन बता रहा हूं कि जिससे आप स्वर और व्यंजन भूलो ना कभी। स्वर, अब घर में यानी गांव में एक घर था, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो ये दोनों घरों में इनके भैया इस घर में 3 पुत्र रहते थे। कितने पुत्र? 3। इस घर में भी भैया कितने पुत्र रहते थे? मान लो 5 पुत्र रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, जाए इतना मान लो। अब इस घर में 3 पुत्र रहते थे, इस घर में 5 पुत्र रहते थे। बात क्या हुई कि जो ये वाला घर है, इस घर के तीनों पुत्र कहाँ रहते थे? तो सिर्फ वो घर पर ही रहते थे। कहाँ रहते थे? सिर्फ घर पर रहते थे। लेकिन इनके जो 5 पुत्र थे वो मान लो फैजाबाद में पढ़ते थे। ये मान लो इनके 5 पुत्र कहाँ पढ़ते थे? फैजाबाद में पढ़ते थे, अयोध्या में पढ़ते थे, कहीं मान लीजिए। अब देखो, तो पहले हम बता क्या रहे थे कहानी, ये समझ लो कि एक गांव में 2 घर थे, पहला घर दूसरा घर। पहले घर में कितने पुत्र थे? 3। दूसरे घर में कितने पुत्र थे? 5। पहले घर वाले जो तीनों पुत्र थे वो कहाँ रहते थे? वो घर पे ही रहते थे। लेकिन दूसरे घर वाले के जो 5 पुत्र थे वो कहाँ रहते थे? फैजाबाद में रहते थे। क्या करते थे? मान लीजिए तैयारी करते थे। ठीक, फैजाबाद में क्या करते थे? तैयारी। अब आगे देखो, इन दोनों के घर की खासियत क्या थी? इन दोनों का घर छप्पर का था। किसका था भैया? छप्पर। दोनों का घर, इनका भी घर किसका बना हुआ था? छप्पर का। अब देखो बात बढ़िया समझ में आएगी। इनका भी घर छप्पर का बना हुआ था, इनका भी घर छप्पर का। एक बार आंधी आई, पानी आया, इनका छप्पर गिर गया और इनका भी छप्पर गिर गया। अब देखो आंधी आया, पानी आया, सब तूफान आया, इनका भी छप्पर गिर गया, इनका भी छप्पर गिर गया। अब बात क्या होती है कि इनका तो छप्पर गिर गया, लेकिन इनके 3 पुत्र रहते कहाँ थे? घर पे। तो उन्होंने उस छप्पर को यानी उस घर पर दूसरा छप्पर रख दिया, यानी व्यवस्थित कर लिया भाई, क्योंकि उनके तो पुत्र घर पे थे। यानी इन्हें किसी की मदद नहीं पड़ी। लेकिन जो ये व्यंजन वाला था, इनके 5 पुत्र कहाँ थे? बाहर थे। अब बताओ, जब इनके 5 पुत्र बाहर थे, इनको छत पर रखने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने किससे सहायता मांगी? स्वर से। तो बताओ, स्वर को किसी की आवश्यकता पड़ी? नहीं, क्योंकि उनके पुत्र तो घर पे रहते थे। लेकिन व्यंजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने किससे मदद मांगी? स्वर से। क्यों? क्योंकि उनके 5 पुत्र कहाँ थे? बाहर। तो आप समझोगे, इस कहानी से समझना यही था कि स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। और वही हमने लिखा है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन। बात आपको एक ये भी याद रखना, जितने व्यंजन हैं सब में स्वर छुपा होता है। ये भी बात आपको रखना, जितने भी व्यंजन सब में स्वर छुपा होता है। जैसे हम बोलेंगे का, का, अब का में जब हलंत लगाओगे तो क्या निकलेगा? आ निकलेगा, आ निकलेगा ना। अगर आपको समझ में आता की में हलंत लगाओगे, की में हलंत लगाओगे तो क्या निकलेगा? छोटी साथ में भी निकलेगा भाई, का पे का मात्रा है, छोटी के। और याद रखना, जिसमें हलंत लगा होता है वही शुद्ध व्यंजन है। कोई पूछे का और खा या कुछ मान लो चा या मान लो जा, कोई कहे शुद्ध व्यंजन है तो आप कहिएगा नहीं भैया ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। व्यंजन तो है लेकिन शुद्ध व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या छुपा हुआ है? स्वर। का में भी स्वर है, खा में भी है, जा में, चा में, सब में बोल के देखिए। चा, चा बोलते तो निकलता क्या है? आ। अब बताओ अम्मा, स्वर भी है तो उसको आप व्यंजन कहेंगे लेकिन शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन क्या है? जिसमें हलंत लगा हो, जैसे आधा का, आधा चा, आधा जा, जिसमें हलंत लग जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन कहते हैं। है तो का है, खा है, जा है, सब व्यंजन है, लेकिन शुद्ध व्यंजन पूछे तो जिसमें हलंत लगा हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे।
कि शुद्ध व्यंजन कौन से, जिनमें हलंत लगा हो। व्यंजन की परिभाषा क्या, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हो। अब बात आती है कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं, वो जान लो व्यंजन के प्रकार कितने हैं। व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं मुख्यतः तो 3 ही होते हैं। 3 कौन कौन है वो देखो। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के प्रकार कौन है वो देखो। तो व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के प्रकार जो है अब वो जान लेते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार, कौन भैया 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मुख्यतः 3, वैसे होते हैं तो 4, लेकिन मुख्यतः 3 ही होते हैं। अब कौन होते हैं ये जान लेते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार, नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन, कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। एक होता है संयुक्त व्यंजन भी, जैसे मैंने आपको स्वर में बताया था संयुक्त स्वर, वो अलग हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः 3, स्पर्श व्यंजन, अब और होता है अंतस्थ व्यंजन और होता है ऊष्म व्यंजन। अब देखो स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ये देख लीजिए। इसको कह सकते हैं कुवर्ग, कुवर्ग, चुवर्ग और टुवर्ग, और आपका हो जाएगा टुवर्ग, और आपका हो जाएगा कुवर्ग या पावर्ग जिसको कह सकते हैं। कुवर्ग का मतलब हुआ कि इसके 5 होते हैं, कौन कौन, का, खा, गा, घा और अंगा। अब आगे चा, छा, जा, झा, या, ठीक, ता, था, डा और ढा और अड़ा, टा, था, डा, ढा, अड़ा। ता, था, ता, था, दा, धा, ना, यहाँ पा, फा, बा, पा, फा, बा, भा और मा। अब देखो ये होते हैं भैया कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इतने हैं स्पर्श व्यंजन, ता, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, टा, डा, ढा, धा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, का, खा, गा, घा, अंगा। अब इनको कुवर्ग मतलब हो जाने दो। कुवर्ग का मतलब होता है 5 अक्षर जिसमें आ जाए, का, खा, गा, घा, अंगा। तो भैया कितने अक्षर हुए, 5 वर्ग हुआ, एक वर्ग में 5, तो 50 कितना हुआ 25। तो भैया स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25, कितनी होती है 25। अब देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई 25। याद रखना इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इसको एक व्यंजन और कहते हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या हुआ ये जान लेते हैं। वर्गीय का मतलब होता है, आपने गणित में पढ़ा होगा वर्ग, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग। अब इसमें कैसे वर्गीय हुआ, गिनो भाई, चारों तरफ बराबर हो तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर इधर लिखा है, इधर भी गिन लेते हैं। अब इधर जब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 इधर भी लिखा है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी चारों तरफ से 5 5 है तभी 25 हुआ। अब चारों तरफ से जब बराबर, इसीलिए इनको हम लोगों ने क्या कहा वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन एकदम सिंपल है याद करना। कु वर्ग याद रखे रहो, कु का मतलब 5, चु वर्ग का मतलब 5, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये टोटल कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये कहलाते हैं भैया अंतस्थ व्यंजन। बात आपको ये ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या कौन कौन से हैं,
तो इसमें आ जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटा सा है, और क्या पढ़ा होगा बड़ा सा, छोटा सा बड़ा सा, और क्या हो जाता है हस्ती सा हो जाता है, और आपका हो जाता है क्या भैया हा। ये 4 हो जाते हैं, ठीक। शाखा साहा हा जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 है, छोटा सा बड़ा सा खट्टी सा हा। अंतस्थ व्यंजन कौन से, या रा ला वा, ये हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, व्यंजन के प्रकार 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25। अब आगे देखो, अंतस्थ की कितनी संख्या है 4, 25 4 29, और 29 4 कितना है मुझे 33। तो भैया आप कह सकते हो ना कि व्यंजन की संख्या कितनी 33, कितनी 33। अब देखो, तो स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन इसमें संख्या होती है 25, ये भी याद रखना है। और इसको आपको कहते हैं भैया अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर 4, ऊष्म व्यंजन 4। एक बात और जान लेते हैं, इसी में एक चीज और जान लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण है, और क्या सुना होगा आप लोगों ने महाप्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या, जिसमें अल्प वायु लगे, और महाप्राण की मतलब है जिसमें ज्यादा वायु लगे। अब देखो कैसे कैसे इसमें जानना चाहो जान लो कि अल्प प्राण क्या है जिसमें कम वायु लगे। जैसे देखो, अल्प प्राण क्या है, जिसमें वायु कम हो, बोलने पर कम आभास हो, अल्प प्राण। और जिसमें ज्यादा आभास हो महाप्राण। जैसे कहो का, कामा, कम मुंह खुला हुआ कम, लेकिन खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। तो याद रखना, पहला पहला और तीसरा, पहला तीसरा, का वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ये बात समझ लो भैया। का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, चा वर्ग का, अरे चा वर्ग समझता हूं ना, चा छा जा झा या, तो चा वर्ग के पहला तीसरा पांचवा अक्षर, पहला अक्षर तीसरा अक्षर पांचवा अक्षर, यक 3 5, यक 3 5 याद रखे रहो अल्प प्राण के टाइम कि का वर्ग में जोन पहला अक्षर आए, जोन तीसरा अक्षर आए और जोन पांचवा आए, वही कहलाए अल्प प्राण। का वर्ग का गा अंगा, चा जा या, तो पहला तीसरा पांचवा वर्ग के का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, यहाँ के सब के पहला तीसरा पांचवा कहलावत है अल्प प्राण। कैसे जानो, कम वाला लगत है का कौनो वाला, लेकिन खा फिर गा फिर का घा, ज्यादा वाले हमारा लगे भैया महाप्राण। दूसरा और आपको याद रखना चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है महाप्राण। अल्प प्राण तो जमा अल्प वायु, महाप्राण तो जमा ज्यादा वायु। तो याद रखना, का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। उम्मीद करते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण आपको समझ में आया होगा। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, व्यंजन के प्रकार 3, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, टोटल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक, अब आपका एक बचता है संयुक्त व्यंजन, वो जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हम देख लेते हैं कितने हैं भैया। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है, 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। नंबर 1 कौन सा आ जाता है, नंबर 1 आ जाता है त्र, यानी आधा ता और रा, आधा ता और रा से जो मिलकर बना तो क्या बनत है त्रा, त्रा। तो कैसे मिलके बने, ता आधा ता शुद्ध व्यंजन आए, आधा ता और रा से मिलके क्या बनेगा त्रा। एक हो जाता है ज्ञ, तो आधा जा और इया, आधा जा और इया, आधा जा और इया से काम मिलके बन जाए ज्ञा,
कहो बन जे ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन या ई दाना जरूर है कैसे मिलके बना भाई नहीं जनबर करबो त्रा त्रा आपको याद रखना है ता आधा ता और रा से त्रा ज्ञा कैसे मिलके बने आधा जा और इया से मिले कहो बन जे ज्ञा आगे आता है श्रा तो बड़ा सा लेकिन आधा और आपको क्या मिलकर बन जाएगा रा तो आप क्या बन जाएगा हो जाएगा श्रा श्रा ये हो जाएगा। एक और बचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक आपका हो जाता है का आधा का और खट्टे सा जिससे बनता है छा। ये आपको याद रखना है चार। ये स्वर और व्यंजन के बारे में हम आज आपको बता रहे थे। स्वर आपके तीन मूल स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। जैसे व्यंजन भी होता है स्पर्श अंतस्थ और होता है कौन सा ऊष्म। संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं चार ही होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी चार ही होते हैं। ये बात याद रखना कि संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने का आधा का और खट्टी सा से मिलकर बनता है छ और आधा ता और रा से मिलकर बनता है त्रा आधा आधा जा और यहाँ से मिलकर बनता है ज्ञा और बड़ा सा लेकिन आधा सा होगा बड़ा सा का और रा से मिलकर बनता है श्रा। तो ये स्वर और व्यंजन हम आपको बता रहे थे। याद रहे कि स्वर और व्यंजन हमने आपको पढ़ाया है। इसका पीडीएफ भी यानी आपका इसका जो नोट्स है वो भी भेज दिया जाएगा आप लोगों को और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आज हमने आपको हिंदी में क्या पढ़ाया भैया वर्णमाला पढ़ाया। मुख्यतया जान लीजिए वर्णमाला पढ़ाया। एक इसको डायग्राम बना लीजिए आपके लिए हमेशा काम देगा। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया तो ये हो गया वर्णमाला के दो भेद होते हैं। यहाँ हमने बना दिया वर्णमाला के दो भेद। ठीक एक होता है स्वर ये हो गया स्वर और एक ये हो गया आपका व्यंजन व्यंजन। ठीक अब आपको देखो यहाँ से बना लेना है यहाँ से भी बना लेना है। तो यहाँ से आप क्या रखना है स्वर होते हैं तीन मुख्यतया कितने तीन मुख्यतया होते हैं तीन। ये हो जाएगा हर्ष स्वर और इसको कहते हैं दीर्घ स्वर और इसको कहते हैं प्लुत स्वर ये हो जाएगा। वैसे व्यंजन व्यंजन के भी मुख्यतः कितने हैं तीन। तीन में नंबर एक आ जाता है स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन और नंबर दो आ जाता है अंतस्थ व्यंजन और नंबर तीन हो जाता है ऊष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। ठीक अब जो इसमें चौथा व्यंजन होता है चौथा बना तो दे रहे हैं आपको याद रखना है चौथा अलग रहता है संयुक्त स्वर मुख्यतया कभी पूछेगा तो तीन मुख्यतया नहीं पूछता तब तो चार लगा दीजिएगा संयुक्त स्वर और यहाँ हो जाएगा संयुक्त व्यंजन ये हो गया। ठीक अब देखो हर्ष स्वर में छोटा बड़ा यानी छोटा छोटी छोटाऊ और री ये चार आते हैं। ठीक दीर्घ स्वर में बड़ा बड़ी और हो जाएगा बड़ा। ठीक संस्कृत पढ़ते तो बड़ी री भी होता है बड़ा बड़ी बड़ा। ठीक और चाहो तो लिख सकते हैं बड़ी री एक नीचे और ऐसे बना दिया जाता है तो बड़ी री ये भी हो सकता है। चाहो तो संयुक्त व्यंजन भी दीर्घ स्वर में आता है क्योंकि उनकी भी मात्राएं दो ही होती हैं चार ही लिख दो। प्लुत स्वर में आप लोगों ने ओम पढ़ा होगा जिसकी मात्राएं दो होती है ना जैसे हम लोग उसमें पढ़ते दोहा छंद में तो दो इसको लिखते कहते हैं इसकी मात्रा कितनी हो गई दो हो गई। और ओम जैसे लिखा जाता है ओम में जो रहता है इसको ही प्लुत स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर अभी वही बात कर रहे थे संयुक्त स्वर होता है ए ओ और लो बना दिया हमने भैया। ये आपको ऐसा बना दे रहे कि ये बना लोगे तो आप बोलोगे नहीं
ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। अब आगे आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अभी हमने आपको बनाया था कि का वर्ग, का वर्ग, ठीक, थोड़ा ऊपर लिख देना नहीं तो पूरा नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं का वर्ग और चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। ये इसे बना लीजिएगा, काफी ना बढ़िया रहेगा। तो हो जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, धा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। ये कहलाते हैं आपके कौन से व्यंजन? इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये भी बना दिया। अंतस्थ है, अंतस्थ वाला यहाँ लिख देते हैं। अंतस्थ वाला हो जाएगा या, रा, ला, वा, 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक। ऊष्म व्यंजन यहाँ लिख देते हैं। छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हो जाता है हा। ये भी 4 होते हैं। छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, ये हो गया ऊष्म व्यंजन अंतस्थ। संयुक्त 4 होते हैं। कौन कौन? एक लिख सकते हैं छा, एक हो जाता है त्रा, एक हो जाता है ज्ञा, और एक कौन सा हमने लिखा था? छात्रा, ज्ञा, और एक आपका हो जाता है चौथा कौन सा था भाई? छात्रा और ज्ञा, यानी ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जा और या से, ता और रा से मिलकर बनता है त्रा, छा, श्रा बनता है, श्रा, आधा सा और रा, इसको कहते हैं श्रा, यानी इस प्रकार। ठीक। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्तंभ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये हमने आपको बना दिया। अब देखो एक बात यहाँ लिख दे रहे हैं, का वर्ग आए, का वर्ग, का वर्ग का पहला, ठीक, या नोट में लिख लो, नोट, पहला, तीसरा, वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर या वर्ण, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण अल्पप्राण, बाकी सब क्या हो जाएंगे? महाप्राण। कौन से? महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। ये हो गया। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? तो 11 होती हैं। ठीक। कौन कौन? तो यहाँ लिख लीजिएगा छोटा, छोटी, यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, और बड़ाऊ, और क्या हो जाएगा? री, फिर क्या हो जाएगा? ए, और आए, फिर ओ, फिर औ। ये हो गए। याद रखना इनकी संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी काउंट की गई है? 33। ठीक। वर्णमाला में टोटल कितने गिने गए हैं? तो 52। ये याद रखना। मुख्यतः कितने होते हैं? 52। तो इसकी पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। ये बढ़िया अच्छा खासा देख लीजिए। आपके लिए पूरा वर्णमाला है इसमें। इतने में ही आप चाहोगे कोई भी क्वेश्चन याद रखना। व्यंजन की बात याद रखना, आधे जो व्यंजन होते हैं, आधे अक्षर वाले, जैसे आधा का, ये शुद्ध व्यंजन माने जाते हैं। जिसमें हलंत लगा होगा शुद्ध व्यंजन। तो ये थे आज वर्णमाला के बारे में पढ़ा गया। अगले क्लास में हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे। उच्चारण स्थान समझते हो ना, कि जैसे आपका किससे बोला जाता है? तो कंठ से। खा, गा, घा, अंगा, ऐसा उसका बना देंगे कि 5 मिनट की क्लास से खत्म हो जाएगा उच्चारण स्थान। का किससे बोला जाता है? कंठ से। खा, गा, घा, अंगा, ये भी कंठ से बोला जाता है। छोटा किससे बोला जाता है? वो भी कंठ से ही बोला जाता है। ठीक। हा किससे बोला जाता है? हा पूछ ले। हा भी कंठ से ही बोला जाता है। हा, ये छोटा सा सुने हो ना, छोटा सा दंती सा है, इसको दांत से बोला जाता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अलग कौन सा होता है? वाह होगा। कहाँ है वाह भाई? पा फा बा भा मा या ला ला वाह, अंत में ये वाह जो है याद रखना दंतोष्ठ, वाह दंतोष्ठ से बोला जाता है। हा किससे बोला जाता है? हमने बताया आपको कंठ से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसका जो आपका है पीडीएफ जो वो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। रेगुलर क्लास बढ़िया देखिए और बढ़िया कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बढ़िया अच्छे तरीके से आप इसका रिवीजन कीजिए। ठीक, धन्यवाद।